जीएस करंट लॉ में आप सबका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प फैसले पर बात करने वाले हैं, जो न्याय से जुड़ा एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को बरी कर दिया जाए और फिर भी उसे दोषी ठहरा दिया जाए? ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारे पूरे कानूनी सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी को सामने लाता है। अब ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब पहली नज़र में तो बिल्कुल साफ लगता है, नहीं, है ना? मतलब ये सोचना भी अजीब है कि जिस इंसान को एक बार निर्दोष कह दिया गया, उसके फैसले को पलट दिया जाए। ये तो हमारे न्याय के जो मूल सिद्धांत हैं, उनके ही खिलाफ जाता है। लेकिन आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं, वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए देखते हैं इस चौंकाने वाले कानूनी उलटफेर को। ये केस है महावीर बनाम हरियाणा राज्य का। इस मामले में जो नामुमकिन सा लगता था, वो सच हो गया। आइए इस केस की हैरान कर देने वाली घटनाओं में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये नाटकीय मोड़ आया कैसे। तो हुआ ये कि 3 लोग थे, जिन्हें एक निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट ने हत्या के आरोप से बरी कर दिया था। लेकिन बाद में उन्हीं 3 लोगों को हाईकोर्ट ने उसी जुर्म के लिए दोषी करार दे दिया। यही वो बात है जो पूरे कानूनी तर्क को हिला देती है। सोचिए, एक बरी किए गए फैसले को पलट दिया गया, और यही वो फैसला था जिसने सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े दखल की जमीन तैयार की। तो इस केस का सफर देखिए कैसे चला। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में आरोपियों को बरी कर दिया गया। मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसके बाद मृतक के पिता ने हाई कोर्ट में एक रिवीजन पिटीशन दायर की, और बस यहीं से सारा खेल पलट गया। हाई कोर्ट ने बरी करने के फैसले को ही पलट दिया और आरोपियों को दोषी ठहरा दिया, और जाहिर है इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में दखल देना ही पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक हाई कोर्ट ऐसा कर कैसे सकता है, बरी करने के फैसले को पलट कैसे सकता है? इसका जवाब एक बहुत बड़ी कानूनी चूक में छिपा है। ये एक ऐसा मामला है जहां अदालत ने अपनी शक्तियों की जो सीमाएं हैं, उन्हें ही लांघ दिया। देखिए, सारा खेल इन 2 कानूनी रास्तों के फर्क का है। जो होना चाहिए था वो थी स्टेट अपील। आमतौर पर जब किसी को बरी किया जाता है तो उसे चुनौती देने के लिए सरकार या स्टेट एक अपील फाइल करती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। लेकिन इस केस में क्या हुआ? एक रिवीजन पिटिशन फाइल की गई, वो भी पीड़ित के पिता द्वारा। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिवीजन पिटिशन का दायरा बहुत सीमित होता है, बहुत लिमिटेड। उसका मकसद सिर्फ कानून की कोई बड़ी गलती सुधारना होता है, ना कि पूरे फैसले को ही पलट देना। तो हाई कोर्ट ने यही गलती की। उन्होंने अपने रिविजनल जुरिस्डिक्शन को पार कर दिया। उन्होंने एक रिवीजन पिटिशन को एक फुल फ्लेज्ड अपील की तरह ट्रीट किया। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी ताकत उनके पास थी ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी प्रोसीजरल गलती थी, जिसका नतीजा क्या हुआ? एक गैर कानूनी दोष सिद्धि, और इसकी कीमत चुकानी पड़ी उन लोगों को जिन्हें पहले निर्दोष करार दिया गया था। तो जब ये साफ हो गया कि दोष सिद्धि गैर कानूनी थी, तो इस बहुत बड़ी गलती को सुधारने की जिम्मेदारी आई सुप्रीम कोर्ट पर। तो चलिए देखते हैं कि न्याय और मुआवजे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कैसे कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। लेकिन ये सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। ये इस बात का एक ऐलान था कि सिस्टम इन लोगों के साथ इंसाफ करने में नाकाम रहा है, और इस नाकामी के लिए राज्य की जवाबदेही बनती है। और एक और जरूरी बात, ये 5 लाख रुपए की रकम कोई टोटल अमाउंट नहीं थी जिसे तीनों में बांटा जाना था। नहीं, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यह मुआवजा गलत तरीके से दोषी ठहराए गए तीनों लोगों में से हर एक को दिया जाएगा। हर एक को 5-5 लाख। ऐसा इसलिए ताकि हर इंसान ने जो तकलीफ झेली है उसे अलग से स्वीकारा जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहीं नहीं रुका। उन्होंने सिर्फ इस एक गलती को नहीं सुधारा, कोर्ट और आगे गया और उस असली जड़ को पकड़ने की कोशिश की जिसकी वजह से न्याय का इतना बड़ा मजाक बना। अदालत ने एक बहुत ही कड़ा संदेश दिया। जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा, यह फैसला सभी राज्य सरकारों के लिए एक संदेश है। पक्षपात और भाई भतीजावाद फैक्टर नहीं होने चाहिए। कोर्ट ने सीधे सीधे उस चलन की आलोचना की जहां सरकारी वकीलों की नियुक्ति पॉलिटिकल कनेक्शन के आधार पर होती है। उन्होंने साफ कहा कि ये पक्षपात और नेपोटिज्म न्याय के लिए एक बड़ा खतरा है। तो इस समस्या से निपटने के लिए कोर्ट ने कुछ जरूरी गुण भी बताए। उन्होंने कहा कि सरकारी वकीलों की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरिट यानी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए। कानून में उनकी पकड़ कैसी है, उनका ओवरऑल बैकग्राउंड कैसा है, और सबसे जरूरी उनकी ईमानदारी, ये चीजें देखी जानी चाहिए, ताकि ये पक्का हो सके कि जो लोग सरकार की तरफ से केस लड़ रहे हैं वो वाकई सबसे काबिल लोग हैं।
तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। ये फैसला सिर्फ इस एक केस से बढ़कर क्यों है? ये इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? हमारे जस्टिस सिस्टम और आम लोगों के लिए इसका असल मतलब क्या है? इस फैसले का सबसे बड़ा असर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डॉट्स कनेक्ट कर दिए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब सरकारी वकील गलत तरीके से चुने जाते हैं तो उसका सीधा नतीजा न्याय की विफलता हो सकता है। मतलब अगर आप काबिलियत की जगह जान पहचान को तरजीह देंगे तो पूरा का पूरा जस्टिस सिस्टम ही कमजोर हो जाता है। तो असल में यह फैसला सभी राज्य सरकारों के लिए एक तरह का निर्देश है, एक डायरेक्टिव है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और सरकारी वकीलों को चुनने का अपना तरीका सुधारें। ये एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है जिसका मकसद है कि मेरिट को सबसे ऊपर रखा जाए ताकि हमारे न्याय सिस्टम की नींव और मजबूत हो। और आखिर में ये फैसला हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। वो सवाल ये है कि जब किसी पद पर नियुक्ति मेरिट के बजाय राजनीति के आधार पर होती है तो उसकी असली कीमत क्या होती है? न्याय की कीमत और जनता के भरोसे की कीमत